नमस्कार दोस्तों, नवीन हियर। आज हम लोग ना इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक को करने जा रहे हैं, ठीक है? टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करेंगे, ठीक है? अब आप देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो इम्पोर्टेंट तो ऐसे भी होता है, लेकिन इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन हुआ है। चूँकि मतलब समझ रहे हैं ना, लास्ट ईयर ही इलेक्शन हुआ है, तो ये आप समझिए कि करंट टॉपिक है, करंट में भी पूछा जा सकता है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो चलिए ठीक है, आप शुरू करते हैं इसको। पहले हम आपको पहले बता दें कि जो भी कुछ करने जाते हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा मेंशन है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि अपना जो मतलब कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में बिना इलेक्शन कराए मतलब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही नहीं सकते हैं। क्या ऐसा है क्या? हाँ। तो क्या जो सारे इलेक्शन करवाते हैं वो सब डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ये कहा हूँ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इलेक्शन करवाना ही होगा। इट डज़न्ट मीन कि जो भी कंट्रीज़ इलेक्शन करवाती है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। जैसे आप देखिए कि रसिया में भी इलेक्शन होता है, चाइना में भी इलेक्शन होता है। वो बस एक लेजिटिमेसी के लिए वो लोग इलेक्शन करवाते हैं, बट रिजल्ट पहले से ही पता होता है। हाँ, हाँ, वो तो अपने यहाँ भी पता होता है। अरे देखिए, आप इस सब पर मत जाइए, ठीक है ना? कि हाँ, कि अपने यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं, रिजल्ट कंप्रोमाइज़ हो रहा है कि नहीं, वो सब बाद की बात है। वो हम लोग देखेंगे जब इसका चैलेंजेस देखेंगे ना, तो वो सब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ये इतना मान के चलिए कि इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और तब ऐसा करके चलिए, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, ठीक है, यू यू गॉट माय पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखिएगा ना, तो पहले हम आपको बता दें कि जैसे ये आर्टिकल है ना, क्या हाँ, ये आर्टिकल 324 से ये शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये आर्टिकल क्या हाँ, आर्टिकल 324 में आखिर कहता क्या है? तो आखिर अगर 324 के ए में देखिएगा तो ये कहता है क्या? ये सुपरटेंडेंस करेगा इलेक्शन को, ठीक है ना? ये कंट्रोल करेगा इलेक्शन को और क्या करेगा? डायरेक्शन देगा, ठीक है ना? तो ये सब पावर किसके हाथ में है? तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, ठीक है ना? ये चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये सब रहता है कि वो क्या करते हैं, सुपरटेंडेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं और डायरेक्शन देते हैं किस चीज़ में, इलेक्शन में। तो ये चीज़ आपका मेंशन है वहाँ पर। और यहाँ पर ही मेंशन है कि आप क्या कराएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, ये फ्री एंड फेयर क्या होता है? देखिए, फ्री एंड फेयर मैं बता देता हूँ। फ्री का मतलब ये होता है कि हूसोएवर, क्या हाँ, हूसोएवर एलिजिबल फॉर वोटिंग वो वोट करेंगे, और जो भी इलेक्शन कंडक्ट करने के मतलब वो लीगली अगर वो एलिजिबल है तो वो इलेक्शन कंडक्ट कर पाए। मतलब कि किसी को भी इलेक्शन कंडक्ट करने से, वोटिंग देने से या अपना इलेक्शन लड़ने से मना ना किया जाए, ठीक है ना? मतलब ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, तो उसको जो है ना कि इलेक्शन लड़ने दिया जाए या वोट करने दिया जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्री एंड, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्शन। अच्छा, फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, फेयर इलेक्शन का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि अगर आप बीजेपी को वोट डाल रहे हैं तो वो बीजेपी को ही वोट करे, ठीक है ना? अगर आप आईएनसी को वोट डाल रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो वो कांग्रेस को ही वोट करे। तो इसी को बोलते हैं फेयर इलेक्शन। क्या इसी को बोलते हैं? नहीं। और इसमें चीज़ें ऐड हो जाएगी, जैसे कि लेट्स से कि आप मतलब आरजेडी को वोट कर रहे हैं, ठीक है ना? और वोट आपका बीजेपी पे चला जा रहा है। आप अगर जेडीयू को वोट कर रहे हैं और वोट आपका कांग्रेस पे चला जा रहा है, तो अगर मतलब आप समझ रहे हैं ना, वोट कर रहे हैं आप जेडीयू को और वोट जो है रजिस्टर हो जा रहा है कांग्रेस के लिए, ठीक है ना? तो ये भी क्या होगा? ये भी फेयर इलेक्शन नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आई नो दैट कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो ना, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो ना, तो वो फेयर इलेक्शन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो हम जिसको वोट डाले उसको वोट पड़ गया, तो वो मतलब फेयर इलेक्शन हो गया? नहीं। आप मान लीजिए कि आपने सबसे ज़्यादा वोट आप डाले मतलब कि कांग्रेस को, ठीक है ना? ये तो अब नहीं होता है। हाँ, तो चलिए ठीक है, लेते कि सबसे ज़्यादा वोट आप डाले जेडीयू को, ठीक है ना? और वहाँ उस मतलब और उस सीट पर जीत कर कोई दूसरा पार्टी आ गया, मतलब कांग्रेस जीत कर आ गया, तो ये भी जो है ना कि मतलब फेयर इलेक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसा बहुत जगह ऐसा देखा गया कि मान लीजिए कि आरजेडी का बहुत वहाँ पर ये है, आरजेडी को वोट डाला गया है, जैसे सीमांचल वाले एरिया में, लेकिन जीत के वहाँ पर भी बीजेपी आ रहा है, तो उसको भी फेयर, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बस एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ कि वोट तो हमने ज़्यादा डाला आरजेडी को या आईएनसी को, लेकिन जीत कर आ गया बीजेपी, तो उस हिसाब पर आप देखिएगा कि ये भी फेयर इलेक्शन नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिसको जितना वोट डाले वोट उसी को पड़े और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आए। क्या हाँ, रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आए, तो उसको माना जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये सब करवाने का अधिकार किसका है? तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। और वो जो है आपका 324 ए में ऐसा कहा जाता है। अगर आप आइएगा आर्टिकल 324 के 2 में देखिएगा, तो आप देखिएगा कि क्या करते हैं, इसका अपॉइंटमेंट जो होता है क्या, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। तो इसका अपॉइंटमेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट द्वारा कराया जाता है, ठीक है ना? तो पहले इसमें क्या था, पहले इसमें ऐसा रहता था
कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वही क्या करता था, एडवाइस करते थे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है किसका अपॉइंटमेंट करते थे। लेकिन अब क्या होता है, तो फिर इसमें देखा है क्या भाई, जिस पार्टी का मतलब समझ रहे ना, जिस जो पार्टी इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करने जा रही है और वही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमिश्नर को चुन रही है, तो वो तो कभी फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकता, वो तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, फ्री एंड फेयर चुनाव करवा ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस चीज को लेकर ना, अगर आपको पता हो तो एक PIL फाइल हुआ क्या, हाँ, अनु वारनवाल जो है, तो एक PIL फाइल करते हैं, और इसका ये केस का है ना 2023 में ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि टिल डेट, अगर जब तक कानून नहीं बनाती है पार्लियामेंट, क्या हाँ, पार्लियामेंट जब तक कानून नहीं बनाती है तब तक क्या होगा, तो एक तो CGI रहेगा, ठीक है ना, और एक PM रहेंगे, ठीक है ना, और एक क्या रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। तो ये तीनों मिलकर क्या, हाँ, ये तीनों मिलकर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन जो है कि अपना नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक है ना, क्या, हाँ, ये क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, तो ये तब डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कौन होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पार्लियामेंट में कानून बनाया क्या, हाँ, तो क्या क्या पार्लियामेंट ने कानून बनाया और क्या कर दिया है कि ये CGI को हटाकर यहाँ पर कोई एक मिनिस्टर ले आया, कि जो भी मिनिस्टर अगर PM चाहे तो वो मिनिस्टर होंगे, फिर PM होंगे, प्लस लोग ये लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, तो फिर से जो जहाँ पर हम लोग थे ना वहीं पर आ गए। मतलब वो एक अलग बात है कि इसको भी चैलेंज कर दिया गया है कोर्ट में, लेकिन अपन लोग फिर से वहीं पर आ गए कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा हुआ हो जाता था, मतलब किसके, आप देखिएगा कि किसके उस पर करते थे पहले, तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है क्या, हाँ, जो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते थे, तो अब उसके जगह पर यहाँ पर एक कमेटी बनाया गया है, जिस कमेटी में कौन कौन है, तो अपने प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा मतलब कि नॉमिनेटेड एक मिनिस्टर है, और लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आप देख लीजिए कि ये अभी भी क्या है कि ये दो तो हमेशा मेजोरिटी में यही दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, अभी भी ऐसा लोगों का मतलब ऐसा बोला जाता है कि ऐसे लोगों का ही चुनाव होगा, ऐसे लोग ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर आएंगे, जो कि क्या करेंगे, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो ये सीयर जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है ना, वही उसके क्रेडिबिलिटी पर सबसे बड़ा मतलब निशान खड़ा करता है कि भाई ये आदमी क्रेडिबल हो ही नहीं सकता। और जिस तरह से हमारे माननीय ज्ञानेश कुमार जी काम कर रहे हैं, तो वो इसको इतना इन्फोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई, कि अगर इस तरह से चुन के आएंगे तो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा ही नहीं सकते हैं। तीसरा, अगर आप इसमें देखिएगा आर्टिकल 324 के 3 में, तो ये कहता है क्या, चेयरमैन, तो कौन होगा, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, तो वही क्या होगा, चेयरमैन होगा। देखिए पहले क्या होता था ना कि मतलब 1993 से पहले तो एक ही इलेक्शन कमिश्नर मतलब ऐसा करके हुआ करते थे। तो जब एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, तो क्या है कि उसमें चेयरमैन वाला कोई बात ही नहीं था, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वही हेड था। लेकिन अब चूंकि मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर है और दो जो है कि वो मतलब इलेक्शन कमिश्नर है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इसीलिए उसका, तो इसके 24 में ये बोला कि वो क्या है, चेयरमैन होगा, क्या वो क्या होगा, वही चेयरमैन होगा। ये फर्स्ट अमंग इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर एंड ऑल है, वो सबका सैलरी एंड ऑल जो होता है, सैलरी अलाउंस ये सब बराबर ही होता है। इसमें क्या करता है, अपॉइंटमेंट का बात करता है क्या, हाँ, ये अपॉइंटमेंट का बात कर रहा है कि अगर कोई रीजनल कमिश्नर बनाना हो ना, रीजनल कमिश्नर हम लोग को अपॉइंट करना है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर से क्या, हाँ, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस से, मतलब इसको भी ये करेगा, इससे भी कंसर्न करेगा। आप प्रेसिडेंट जो है इसको क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट करेंगे, किसको, तो रीजनल कमिश्नर किसको बनाना होगा, तो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और जो रीजनल कमिश्नर बनवाना हो तो वो भी एडवाइस करेंगे, और प्रेसिडेंट का अपना भी रहेगा, तो उससे वो क्या रीजनल कमिश्नर बना देंगे। तो क्या ये सारा इलेक्शन यही करवाता है, हाँ, सारा इलेक्शन तो यही करवाता है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन का इलेक्शन हो, चाहे MLA का इलेक्शन हो, तो ये सारा यही करवाता है। अच्छा, क्या पंचायती राज भी नहीं, पंचायती राज ये नहीं कराते, वो उसके लिए दूसरा, ये अपना उसके लिए स्टेट ये है इलेक्शन कमिश्नर से होते हैं क्या, हाँ, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, तो वो होते हैं आपका PIR, पंचायती राज, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन वो करवाते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज और उसका क्या बोलते हैं, मतलब क्या, पंचायत का, ठीक है ना। तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। ये लोग नहीं, ये लोग अभी जो है वो सेंट्रल का देखते हैं, और MLA का अपना देखते हैं, प्राइम क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये करता है। अगर आप 5th में इसके जाकर देखिएगा क्या, हाँ, 324 के 5 में आप जाकर देखिएगा, तो ये क्या करता है ना, ये बताता है कि भाई रिमूवल प्रोसेस जो है ना, क्या, हाँ, ये जो रिमूवल प्रोसेस है ना,
तो ये जो हम लोग रिमूव करते हैं ना, तो ये जो रिमूव करते हैं, तो अगर आप देखिएगा कि तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे क्या, हाँ ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, तो इनको जो रिमूव करने का क्राइटेरिया है तो वो है किसका, तो सुप्रीम कोर्ट के, क्या हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज टाइप से, सुप्रीम कोर्ट के जज टाइप से। लेकिन वही अगर आप इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, क्या हाँ अगर आप इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, तो उसको अगर आपको रिमूव करना है तो उसको सिंपल जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ मतलब अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परमिशन से नहीं। इनका भी क्या लगेगा, एडवाइस लगेगा, क्या हाँ इनका भी एडवाइस लगेगा, तब जाके उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए रिमूवल प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जो कि हम लोग 5 में देख लेते हैं। अगर वही आप अगर 324 के, क्या हाँ 324 के 6 में देखेंगे ना, तो ये स्टाफ का बात करते हैं, क्या हाँ ये स्टाफ का बात करते हैं कि हमको अगर स्टाफ चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, तो गवर्नर को बोलेंगे एंड प्रेसिडेंट को बोलेंगे। तो ये इस तरह से सेंट्रल एंड स्टेट में, क्या हाँ सेंट्रल में एंड स्टेट में हमको क्या मिल जाएगा, स्टाफ हमको यहीं से मिलता है, ठीक है ना। इन लोग का अपना पता है आपको, अपना इन लोग का स्टाफ नहीं होता है, और इन लोग का अपना सेक्रेटेरिएट भी नहीं है परमानेंट, तो इन लोग हेल्प के लिए ना अपना उधर गवर्नर और इसको, और ये इलेक्शन के ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग इलेक्शन इन लोग के पास पूरा का पूरा पावर होता है, क्या हाँ इन लोग के पास पूरा का पूरा पावर होता है कि लेते कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम है एंड इफ इलेक्शन कमिश्नर फील दैट कि वो डीएम जो है थोड़ा वास्ट है और हमको ना थोड़ा सा इसको मतलब ये करना है, ट्रांसफर वगैरह कर देना है, तो वो उसको ना ट्रांसफर कर सकती है, क्या हाँ उसको मतलब इलेक्शन के टाइम में उसको ट्रांसफर कर सकती है। तो ये चीज़ें जो है ना, तो आप अगर आप देखेंगे, अगर आर्टिकल 325 आप देखेंगे, तो आर्टिकल 325 जो है ना वो आप समझिए तो एसआईआर है, क्या हाँ ये जो आप समझिए तो यही है, मतलब ये क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हाँ मतलब इसमें कह रहा है क्या कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, क्या ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, तो इन लोग के इस सब के बेसिस पर ना आप उसको ना वोट डालने से नहीं रोक सकते हैं, क्या हाँ ये इलेक्टोरल रोल से ये बाहर नहीं हो सकता है, ये वोट देने का अधिकार है, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकाल सकते। आप देखिए इलेक्टोरल रोल तैयार करने का जो पावर होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है, तो भाई की मतलब तो इसीलिए तो एसआईआर करवा रही है, ठीक है, लेकिन वो उसमें से बाहर नहीं निकाल सकती अगर आपका 18+ हो गया है तो इन सब बेसिस पर, ठीक है ना। आर्टिकल आर्टिकल 326, ठीक है ना, तो ये तो आप जानते हैं कि क्या है, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, ठीक है ना, कि अगर आप 18+ है तो आप वोट देने के लायक हो गए हैं। तो ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा आर्टिकल 326 कहता है। तो इतना तो आपको अब पता चल गया होगा, क्या हाँ तो इतना आपको पता चलता है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या हाँ ये सब क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे आगे, अब हम लोग देखेंगे कि इसका पावर एंड फंक्शन क्या होता है, क्या हाँ पावर एंड फंक्शन क्या होता है किसका, तो इलेक्शन कमीशन का। तो इससे पहले ना हम आपको बताएंगे ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी आया है, ठीक है ना, जिसका ये मतलब आप समझे ना, ये पीके का एक पॉलिटिकल पार्टी आया है। हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, पावर एंड फंक्शन का। तो जो ये पीके का जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए ना हम आगे चलते हैं। तो ये प्रशांत किशोर मान लीजिए पार्टी एक बनाए, मान लीजिए क्या बनाए ही, तो ये 2024 में क्या हाँ ये आप देखिएगा कि कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 में, तो ये बात जो है कि गलत है एक्चुअली, ये 2022 में पार्टी रजिस्टर हुआ है, ठीक है। तो ये 2022 में इनका पार्टी रजिस्टर हुआ, तो पहले ये क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन कहेंगे, उदय चौधरी, जैसा कि आप मतलब उदय चौधरी जो इनके प्रेसिडेंट थे वो बताए थे, वही हमसे बता देंगे कि क्या पावर होता है किसका, इलेक्शन कमीशन का। तो पहले ये लोग कहीं नहीं गए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गए। तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जब गए तो पहले ये क्या बोले कि हमको पार्टी रजिस्टर करना है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये एक पावर था, आपको सीधे समझ में आया कि भाई ये किसका, ये पावर है किसका, तो इलेक्शन कमीशन का ये पावर है। चलिए ठीक है, अब वो जैसे ही अपना पार्टी रजिस्टर करें तो वो बोले कि हमारे पार्टी को आप रिकॉग्नाइज भी कर दीजिए। बोले क्या रिकॉग्नाइज कर दिए, रिकॉग्नाइज कैसे हो सकता है, तो रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो ये तो रिकॉग्निशन ऑफ तो बोले कि हम रिकॉग्नाइज तो आपका पॉलिटिकल पार्टी को अभी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होता है कि 8% वोट चाहिए होता है। तो प्रशांत किशोर बोले अच्छा ठीक है 8% वोट तो क्या है, हम 8% वोट ले आएंगे। तो अगर 8% वो वोट ले आते हैं तो उनका पार्टी क्या होता है कि मतलब रिकॉग्नाइज भी हो जाता है स्टेट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 3.44% ही वोट आया, मतलब अराउंड 18 लाख आउट ऑफ 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ मात्र 18 लाख वोट आया, ठीक है ना। और लगभग आप देखिएगा तो मतलब 243 में ओनली 3 सीट जो ऐसा थे, 3 सीट्स ऐसा था जहां पर कि वो अपना डिपॉजिट को लूज नहीं किया। और डिपॉजिट लूज नहीं करने के लिए कितना 16.67% आपको वोट लाना होता है, ठीक है ना, जमानत जब्त न हो उसके लिए। तो ये कंडीशन बहुत पुअर था। लेकिन आप ये समझिए कि रिकॉग्निशन जो है
रिकॉग्निशन जो है वो 8% वोट। अगर ये एमपी वाला इलेक्शन लड़ेंगे फिर तो इनको या तो मतलब 6% वोट और एक एमपी का सीट कम से कम ये अगर जीतेंगे तब जाके ये फिर अगर आप एक चांस इनको कब मिलेगा तो 2029 में मिलेगा कि वहाँ पर अपना पार्टी को ये स्टेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये एक रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये हो गया इतना, ठीक है। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, हाँ तो बना लीजिए, 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, आप अपना भी एक रजिस्टर कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। अब ये देखिए तो ये प्रशांत किशोर बोला अच्छा ठीक है आप रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा तो हमको सिंबल दे दीजिए क्या, हाँ तो ये सिंबल इनको मिल गया, ठीक है ना। तो ये सिंबल का जो अलॉटमेंट होता है तो वो भी क्या है, एक पावर है किसका, तो इलेक्शन कमीशन का। तो उनको सिंबल अलॉट हो गया था, ठीक है ना। क्या सिंबल अलॉट हुआ, तो बैग वाला सिंबल उनको अलॉट हो गया था। तो ये आप तीन जो पावर है, तो क्या इतना ही पावर है इलेक्शन कमीशन का, नहीं और है, मैं बता रहा हूँ। चौथा क्या है, तो यही जो SIR आप देख रहे हैं, मतलब ये इलेक्टोरल रोल तैयार करना, क्या इलेक्टोरल रोल तैयार करना, ठीक है ना। और इसको टाइम टू टाइम जो है ना रिवाइज करना, ठीक है ना, इसको रिवीजन भी कर सकता है। तो इसीलिए अभी इंटेंसिव रिवीजन जो है जो SIR चल रहा है तो वही तो है इंसेंटिव, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, अपना जो है कि इलेक्टोरल रोल को वो क्या कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग में कि इसको और ज़्यादा इसको मतलब कि लीगलाइज कर रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं। तो वो काम वो हमेशा कर सकते हैं कि जैसे कि जो लोग मतलब जिनका डेथ हो गया है तो उनको उनका नाम वहाँ से हटा देंगे, कोई बाहर के लोग आ गए हैं तो उनका नाम हटा देंगे। तो ये हमेशा ये इलेक्शन कमीशन का पावर है, ये कर सकती है। तो ये बीच में जो है ये प्रशांत किशोर को ये सब मिल गया, फिर बीच में SIR हुआ। अब उसके बाद देखिएगा क्या हुआ, तो इलेक्शन कमीशन क्या किया, अनाउंसमेंट किया, क्या हाँ क्या, तो ये क्या कर सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है, ये अनाउंसमेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अनाउंसमेंट क्या कर सकता है, तो इलेक्शन का ये अनाउंसमेंट कर सकता है 6 में। अनाउंसमेंट के बाद क्या हो सकता है, तो अनाउंसमेंट के बाद वो डेट दे देंगे, क्या हाँ वो डेट दे देंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा देंगे, क्या हाँ। तो ये एक तो ये क्या कर देंगे, डेट बता देंगे, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा देते हैं कि भाई हाँ या यहाँ से यहाँ तक मॉडल, तो ये भी एक पावर क्या है, तो इलेक्शन कमीशन का पावर है। तो इस तरह से आप जाइए ना तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्या है, तो फिर ये रिजल्ट भी निकाल देते हैं। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करवा ही देते हैं, ठीक है ना। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ये पावर में क्या है, ये तो आप समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हो जाता है। और आप देखिएगा ना तो एक क्वासी जुडिशियरी, क्या हाँ क्वासी जुडिशियरी पावर भी होता है इन लोगों का, तो वो भी हम लोग अभी देखते हैं। तो अब आप देखिएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये क्वासी जुडिशियरी पावर क्या होता है। क्वासी जुडिशियरी पावर हम बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए क्या, हाँ मान लीजिए ये, अब एक में हम आ जाते हैं फिर से यहाँ पर। अब ये क्वासी जुडिशियरी पावर देख लीजिए अलग से, तो जो एक मतलब विवाद हो जाए खुद पार्टी में, क्या हाँ खुद अगर पार्टी में विवाद हो जाए, जैसे आप देखे होंगे कि शिवसेना वाला, ठीक है, तो उद्धव ठाकरे थे और एक शिंदे ग्रुप थे, उन दोनों में एक विवाद हो गया। तो वहां पर ना ये क्वासी जुडिशियल बॉडी टाइप से आ जाते हैं भाई कि दे विल डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू गेट द सिंबल एंड ऑल। तो वो पता है कि अगर 2/3 जो पार्टी अगर यहाँ से टूट कर अगर अलग हो जाती है किसी पार्टी में से, तो आप समझिए तो वही पार्टी जो है कि वो मेन पार्टी मानी जाती है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि इसका जो तीर चुनाव चिन्ह था तो वो क्या मतलब उधर शिंदे ग्रुप को मिल गया और ये लोग अपना दूसरा उद्धव ठाकरे वाला, बाला ठाकरे वाला दूसरा पार्टी जो बन के रह गए। उसी तरह से आप NCP देख लीजिएगा, NCP, ठीक है ना, हाँ ये शरद पवार वाला पार्टी है, तो उसका अजीत पवार एंड ऑल, तो वो अलग हो गया। तो वहाँ पर भी देखे तो वो घर ही उसका चुनाव चिन्ह था, तो उसके लिए फिर ये हुआ कि हाँ कि उधर जो पार्टी चला गया। अपना अगर बिहार का बात करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या लोक जनशक्ति लोजपा जिसको LJP बोलते हैं, तो ये था, तो इसका घर था चुनाव चिन्ह, ठीक है ना। 2005 में चुनाव चिन्ह लाया था तो ऐसा घर था चुनाव चिन्ह इसका। तो अब घर चुनाव चिन्ह क्या है, तो वो प्रिंस के पास चला गया, जो मतलब उसका ये चिराग पासवान का भाई है उसके पास चला गया, क्योंकि उसके पिताजी उधर सब तोड़ के ले गए, ठीक है ना, पशुपति पारस ऐसा करके नाम उन लोग का। इधर चिराग पासवान तो अपना हेलीकॉप्टर हो गए हैं, क्या हाँ लिटरली हेलीकॉप्टर उसका चुनाव चिन्ह हो गया। तो इस तरह से पार्टी का जब चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा क्या होगा, तो वो जो है ये क्वासी जुडिशियल पावर है किसका, तो इलेक्शन कमीशन का। तो वो इलेक्शन कमीशन बताती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप आगे चलिएगा तो ये तो हम आपको बता दिए। उसके बाद जब इसमें आगे आप जाइएगा तो ये जो है एडवाइज एक और क्वासी जुडिशियल रोल प्ले करती है। देखिए एक तो आपको पता होगा कि 10th शेड्यूल जो है ना, क्या हाँ 10th शेड्यूल जो 1990 मतलब 1985 में आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, क्या 10th शेड्यूल जो आया था, तो ये 10th शेड्यूल के अलावा अगर ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाला है, तो इसके अलावा अगर MLA MP या MLC को हटाना हो तो उसके लिए भी एडवाइस कौन करेगा, तो यही एडवाइस करता है कि भाई इस MLA इस MP और इस MLC को हटा देना है। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, गवर्नर को एडवाइस करता है, वो वहाँ से हटाता है। तो यहाँ पर भी एडवाइजरी रोल क्या है, तो इलेक्शन कमीशन प्ले करती है। अब सॉरी क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब एडवाइजरी रोल का आप बात कीजिएगा तो देखिए मान लीजिए कि किसी स्टेट में इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हाँ किसी स्टेट में इलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल मतलब पंजाब में एक बार इलेक्शन नहीं हो रहा था,
तो पंजाब में जब इलेक्शन नहीं हो रहा था तो उस टाइम ना मतलब ये आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, तो जब हो नहीं रहा था तो वहाँ पर इलेक्शन अभी हम लोग करा सकते हैं कि नहीं, अगर आप देखिए उसको प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, तब प्रेसिडेंट रूल को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, देन यू हैव टू टेक द परमिशन और एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन कि भाई इलेक्शन कमीशन पूरा जाकर वहाँ चेक करेगी कि हाँ नाउ वी आर नॉट एट द पोजिशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेयर, इज फॉर दिस रीजन वी शुड कंटिन्यू विद द प्रेसिडेंट रूल एंड ऑल। तो वो एडवाइस मतलब ये तो है कि ये मैक्सिमम 3 साल तक ही आप करवा सकते हैं क्या, हाँ ये मैक्स जो है ना ये 3 ईयर तक ही इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल में तो आपको इलेक्शन किसी भी हाल में कराना पड़ेगा, लेकिन ये 1-1 साल का एक्सटेंशन जो है ना तो वो इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे ही वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड देन प्रेसिडेंट इज गोइंग फॉर अनदर एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्पेसिफिक स्टेट एंड ऑल और स्टेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ क्या, हाँ अब हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसका ना एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा मिटा कर तब हम आगे देखते हैं। हाँ चलिए अब देखिए, अब इसको हम लोग ना क्या इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पर हम लोग आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो पहले अगर किसी भी बॉडी का इंडिपेंडेंस देखना हो ना तो बाबा साहब से पूछा गया, तो बाबा साहब बोले कि हम उस पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है क्या। हाँ जब आप ये फोर्थ की बात करेंगे इंडिपेंडेंस तो ये कहते हैं क्या अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है। तो आप देखिएगा कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना तो वो इसमें आप देखिएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्या, हाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इसका एडवाइस लिया जाता है बाकी इलेक्शन कमिश्नर को। अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें इनका एडवाइस भी लिया जाता है। आप फिर देखिएगा कि इनका जो ऑफिस होता है ना क्या, ये ऑफिस है ना तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये डिपेंड नहीं करता। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अटॉर्नी जनरल की तरह ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इसको रिमूव करने की एक फिक्स टेनियर होता है क्या, हाँ फिक्स टेनियर होता है। जैसे क्या होता है तो 6 ईयर्स और 65 ईयर विच एवर अटेंड अर्लियर। ठीक है, मान लिया आप सर्व कर रहे हैं, आप 4 साल हुआ है लेकिन आप 65 साल को हो गए तो आपको रिटायर हो जाना पड़ेगा। ओके, तो जो भी मतलब पहले आ जाए तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये कैसे इंडिपेंडेंट बना कर रखते हैं। आप देखिएगा कि इसका जो है ना सैलरी एंड ऑल जो है वो चार्ज होता है किस पर, तो सैलरी चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। ठीक है, फिर आप ये भी देखिएगा कि वंस एक बार जॉब ये लोग पकड़ ले क्या, हाँ एक बार जॉब पकड़ ले तो वो डिसएडवांटेज के तौर पर आप डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। हाँ कि भाई पहले बोले कि हम आपको गाड़ी देंगे, जब जॉब लगा था, और उसके बाद बोले कि नहीं आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, आपको बाइक मिलेगा, बाइक पर आप बैठ के आप जाइए एकदम पेट्रोलिंग कीजिए। तो वो ऐसा नहीं आप कर सकते, उसके डिसएडवांटेज पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर इस तरह से होगा तो फिर तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो आप जैसे मन होगा वैसे जो पॉलिटिकल पार्टी वो करवा लेगा, वो अभी भी करवा ले रही है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ मतलब इंडिपेंडेंसी जो है इन लोग का बना हुआ है, और ये लोग इंडिपेंडेंट कंसीडर किए जाते हैं कि बिना जैसे इलेक्शन कमीशन का रिमूवल भी हो तो इलेक्शन कमीशन का रिमूव तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का परमिशन के बिना नहीं हो सकता है, उसका परमिशन लिया ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि यहाँ पर ये किया जाता है क्या कि इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार है किसका, इलेक्शन कमीशन का। अब हम लोग थोड़ा सा कंसर्न एंड लिमिटेशन देखते हैं क्या, हाँ कंसर्न एंड लिमिटेशन देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या कंसर्न है और क्या लिमिटेशन है। कंसर्न या लिमिटेशन तो ये है क्या, हाँ है भाई। अब जैसे आप देखिए पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन देख लीजिए क्या, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्या लिमिटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन में ना सबसे पहला ये आता है ना, सबसे पहला ये आता है कि इन लोग के पास ना अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है क्या। तो आप देखिएगा कि नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो इन लोगों के पास क्या है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा इन लोग के पास आप समझिए तो कहिए तो लिमिटेशन है कि इन लोग के पास अपना सेक्रेटेरिएट नहीं है, अपना रिसर्च विंग उस तरह से, अपना लोग स्टाफ जो है उस तरह से इनके पास ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये क्या है कि इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन आ गया है इसमें। आप ही देखिएगा तो इन लोग का ना क्वालिफिकेशन को लेकर क्या, हाँ क्वालिफिकेशन को लेकर कोई बात नहीं कहा गया है कि हाँ क्वालिफिकेशन ये क्वालिफिकेशन रहेगा। फिर रीअपॉइंटमेंट को लेकर क्या, हाँ कि रीअपॉइंटमेंट्स को लेकर इस पर भी कुछ नहीं कहा गया है कि हाँ कि रीअपॉइंटमेंट के लिए कि क्या कैसे क्या करना है। तो वो इस पर भी क्या है कि कुछ नहीं कहा गया है। आप इसका देखिए कि मतलब इसको कैसे मतलब
कोई लॉ नहीं बनाया गया था अभी तक इन लोग के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन अब तो है क्या, लॉ बना दिया गया कि एक कमेटी है वो रिकमेंड करेगी और उस तरह से फिर तो इनको क्या है कि मतलब ये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो एक तो चीज़ मतलब यहाँ पर हो गया है। आप एक चीज़ और देखिएगा कि इन लोग का है ना जो कमिश्नर है क्या, जो मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इन लोग का जो रिमूवल है, रिमूवल प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये भी एक जो है ना कि इन लोग का आप समझिए तो मतलब उस तरह से निगेटिव ढंग से अफेक्ट करता है कि वही अगर इलेक्शन कमिश्नर है तो उसको अलग ढंग से रिमूव किया जाता है, और ये इलेक्शन कमिश्नर है तो इसको अलग ढंग से रिमूव किया जाता है। जबकि बोला जाता है कि इसे मतलब क्या है, तो इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, कहने के लिए क्या बोलता है कि फर्स्ट अमंग इक्वल है, लेकिन आप रिमूवल प्रोसेस में देखिएगा तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस नजर आएगा। तो ये इनका आप समझिए तो लिमिटेशन में एक बात जो है कि यहाँ पर आ जाता है। अब आप देखिए कि इसके लिमिटेशन में ना कि लीगल लिमिटेशन भी है कुछ क्या, हाँ लीगल लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन। तो लीगल लिमिटेशन में तो पहला बात आप यही समझिए कि ये है ना पॉलिटिकल पार्टी को ये तो रजिस्टर तो करता है लेकिन डी रजिस्टर ये नहीं कर सकता है क्या, हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी को क्या, हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी को क्या है कि ये डी रजिस्टर नहीं कर सकता है। ये क्या करेगा, ये डी रजिस्टर, ये क्या करेगा, डी रजिस्टर नहीं कर सकता किसको, तो पॉलिटिकल पार्टी को। ये एक है यहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसको लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपको हम अभी दिखाए थे। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, तो इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है क्या, हाँ नो लीगल बैकिंग, ये कोई लीगल बैकिंग है ही नहीं किसका, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब आप उसका वायलेशन कीजिएगा तो एक केस जाकर रजिस्टर होगा, इलेक्शन कमीशन खुद अपने कुछ कर ही नहीं सकती है। तो ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये यहाँ पर आप देखिएगा कि ये लीगल लिमिटेशन में ये भी एक आ जाता है कि भाई कि इनके पास ये तो है ही नहीं, ठीक है। अब आप देखिएगा तो इसके अलावा ना एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आ जाता है क्या, हाँ अब देखिएगा कि थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव जो लिमिटेशन है तो उसको एक बार देख लीजिए। तो इसमें क्या है, तो पहले तो आप यही समझ लीजिए कि क्या कि ये क्या बोलते हैं उसको, इसके पास अपना सेक्रेटेरिएट एंड ऑल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हो गया। दूसरा इसमें आप ये कह सकते हैं कि इन लोग का जो रिमूवल प्रोसेस जो होता है ना क्या, हाँ जो रिमूवल प्रोसेस होता है तो वो रिमूवल प्रोसेस भी जो इलेक्शन कमीशन का होता है तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन से डिफरेंट होता है और वो बहुत ईजिली ही रिमूव कर दिए जाते हैं। तो वो क्या है आपका, इसमें आप देख लीजिएगा तो ये एग्जीक्यूटिव लिमिटेशन में आते हैं। अब उसके बाद एक मतलब अदर लिमिटेशन आप देखिएगा क्या, हाँ अदर लिमिटेशन देखिएगा, अदर लिमिटेशन। तो अदर लिमिटेशन में क्या आ जाता है, तो आप देखिए कि पोलिटिसाइज बहुत हो गया है भाई वो क्या, हाँ अब जैसे आप देख लीजिए कि ये इसको पीएम प्लस मिनिस्टर, तो मतलब ये अगर बना रहा हो तो लीडर ऑफ अपोजिशन तब कोई अति नहीं है। तो इसका ना तो क्रेडिबिलिटी जो है ना, क्रेडिबिलिटी बहुत जो है कि डिक्रीज हो गया है इसका, ठीक है ना। और ये क्या है, पोलिटिसाइजेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस ऑफिस का। तो इसीलिए क्या हो गया है, क्रेडिबिलिटी बहुत डिक्रीज हो गया है। तो दीज आर द सम लिमिटेशन ऑफ व्हाट, मतलब ये इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन एज ए इंस्टीट्यूशन, तो ये क्या लिमिटेशन एंड कुछ कंसर्न है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग अब देखते हैं क्या कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या, हाँ कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो आप कंपोजिशन देखिएगा ना तो आप समझिए तो यहाँ पर आप रख लीजिए 1989, यहाँ पर 1990, यहाँ पर 1993। तो यहाँ से पहले ना तो एक ही मेंबर हुआ करता था क्या, हाँ आप यहाँ पर देखिएगा तो वन मेंबर का 1989 से पहले एक ही मेंबर हुआ करता था। लेकिन आपको अगर पता हो कि आप 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1998 में क्या कर दिया गया, तो वोटिंग एज जो है ना क्या, हाँ वोटिंग एज जो है तो उसको क्या रिड्यूस कर दिया गया टू 18 फ्रॉम 21। तो 21 से जो है ना 21 से जो एज है उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। किसका एज रिड्यूस कर दिया गया, तो वोटिंग एज जो है 21 से 18 कर दिया गया। अब जैसे ही इसको 18 कर दिया गया तो वहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ वोटर्स क्या है, नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ जाएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गया तो हमको क्या है इलेक्शन कमिश्नर का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तब आप देखिएगा कि